अगर आप बैंक कम्प्लायंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कम्प्लायंस का कोर्स है इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक का मॉड्यूल डी, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, इसका हमने जो फर्स्ट यूनिट खत्म करा विच वाज अबाउट स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रेगुलेशन, जो कि लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर लगती थी। आज हम उसका सेकंड यूनिट दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड एमएसएमई के बारे में क्या स्पेसिफिक गाइडलाइंस है विद रिगार्डिंग टू कि हमने उनको किस तरीके से लोन इशू करना है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से हैं उनको, उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर्स जो हैं उनके लिए टारगेट्स या सब टारगेट्स किस तरीके से दिए गए हैं, एमएसएमईज क्या होती हैं, किस तरीके से उन्हें लोन देना है, वीकर सेक्शंस कौन से होते हैं, और इन केस इन बैंक्स हैं अगर सिक्योरिटाइज एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या वो प्रायोरिटी सेक्टर इन्वेस्टमेंट के अंदर काउंट होती है नहीं होती है, हम उसको देखने वाले हैं। फिर एमएफआई जो होते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, अगर उनको हम बैंक लोन देते हैं लैंडिंग के लिए क्या वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर काउंट होंगे नहीं होंगे वो देखेंगे। उसके बाद इन एनी केस अगर जो प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स हमने सेट करे थे बैंक्स उनको अचीव नहीं कर पाता तो उस केस में क्या होगा, कुछ डेफिनेशंस और क्लैरिफिकेशंस को देखेंगे। एंड देन हाउसिंग फाइनेंस के बारे में हम देखेंगे कि हाउसिंग फाइनेंस को किस तरीके से प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर इंक्लूड किया जाता है या उसको किस तरीके से प्रायोरिटी बना के लोन दिया जाता है। तो इस यूनिट के बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या हुए, प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में सीखना, एमएसएमईज के बारे में सीखना, हाउसिंग फाइनेंस के बारे में सीखना और उनके लिए जो टारगेट दिए गए हैं उस चीजों को क्या करना, डिस्कस करना। ठीक है, सबसे पहले तो प्रायोरिटी सेक्टर होता क्या है। प्रायोरिटी सेक्टर कोई ऐसा उसको बेसिक फॉर्म में देखें तो कोई ऐसा सेक्टर जिसपे अगर स्पेसिफिक ध्यान ना दिया जाता, जिसको प्रायोरिटी सेक्टर ना बनाया जाता तो शायद उसको प्रॉपर लोन्स, प्रॉपर फैसिलिटीज, प्रॉपर लैंडिंग ना मिल पाती। बेसिकली ये सेक्शंस जोन से होते हैं ये बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होते। तो जो तो कमर्शियल बैंक्स है जो बेसिकली काम ही प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि वो बैंक्स क्या करें, ऐसे लोगों को लोन जीना प्रोवाइड करे, ऐसे सेक्टर्स को लोन जीना प्रोवाइड करे। तो उस चीज को दूर करने के लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए क्या किया गया, उन सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर बना दिया गया और उनकी लैंडिंग के लिए क्या कर दिए गए, टारगेट सेट आउट्स कर दिए। प्रायोरिटी सेक्टर में मेनली क्या कौन कौन से लोग आते हैं, लाइक स्मॉल वैल्यू लोन्स जो फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, एमएससी लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लोगों को गरीब लोगों को रहने के लिए, घर के लिए जो फाइनेंस दिया जाता है, स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए लोन दिया जाता है, या कोई और भी लो इनकम ग्रुप या वीकर सेक्शन जिनको लोन दिया जाता है वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। रीजन बीइंग सेम कि ये जो सेक्टर हमने भी डिस्कस करे, ये जो पर्सन डिस्कस करे, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल बैंक के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर एक 8 कैटेगरीज आते हैं। 8 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। तो ये सब 8 कैटेगरीज बना के क्या बनाती हैं, प्रायोरिटी सेक्टर को बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, टारगेट्स एंड सब टारगेट सेट करना है कि वो प्रायोरिटी सेक्टर को किस तरीके से लोन देंगे, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्या किया गया, बैंक्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया, ऐसे डोमेस्टिक बैंक्स या ऐसे फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस क्या है 20 या उससे ज्यादा है, एक कैटेगरी हुई। सेकंड कैटेगरी हुई फॉरेन ब्रांचेस जिनकी 20 ब्रांचेस से कम है। तो डोमेस्टिक पे तो ये टारगेट्स लगने एंड उसके अंदर एक कैटेगरी इंक्लूड ऐसी करेगी ऐसे फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा है, और सेकंड कैटेगरी बना दी गई ऐसे फॉरेन ब्रांचेस जिनकी जो ब्रांचेस हैं वो 20 से कम है। ठीक है, उसके लिए जो सबसे पहला टारगेट लिया गया दैट इज फॉर द टोटल प्रायोरिटी सेक्टर कि आपका जितना भी प्रायोरिटी सेक्टर है उसको आपने 40% क्या करना है, 40% जो आपका लोन होगा वो किसको जाना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर को जाना चाहिए। सेम इन बोथ कैटेगरी, दोनों के लिए 40% का टारगेट फिक्स किया गया। तो जब हम ये देखेंगे कि 40% किस चीज का लेना है, ठीक है, तो 40% देखने के लिए हम किस चीज की हेल्प लेंगे, एएनबीसी की हेल्प लेंगे। एएनबीसी क्या होता है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, वो किस चीजों से मिलकर बनता है वो भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम 2 चीजों को कंपेयर करेंगे, एएनबीसी या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। दोनों में से जो भी वैल्यू हायर होगी उसका क्या है, उतनी परसेंट हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रायोरिटी सेक्टर को एलोकेट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो 40% की लिमिट है उसके अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं उनके ऊपर उनको एटलीस्ट आपने 18% क्या करना है, लोन प्रोवाइड करना है। ठीक है, जो एमएसएमई है, माइक्रो एंटरप्राइजेस है, उनको आपने 7.5% प्रोवाइड करना है, और अदर जो वीकर सेक्शन बनते हैं उनको 10% आपने क्या करना है, प्रोवाइड करना है। टोटल मिला के क्या बनता है आपका 40% वाली लिमिट कवर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को ये भी इंश्योर कराना है कि जो भी अगर हम लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स हैं, एक होते हैं कॉर्पोरेट फार्मर मतलब जो कंपनी जो फार्मिंग का काम कर रही है, उसके अलावा जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं
हमें वो देखना है कि आप जैसे एग्रीकल्चर में हमने बोला कि आपने लोन प्रोवाइड करना है, तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन प्रोवाइड कर रहे हो, वो कॉर्पोरेट कल्चर भी हो सकता है और नॉन कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर भी हो सकता है। तो जब हमने ये इंश्योर कराना है कि जो नॉन कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर को लोन दिया जा रहा है वो सिस्टम वाइड एवरेज से बिलो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमने अभी बात करी एएनबीसी की, एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है हम वो देखने वाले हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, बैंक क्रेडिट लेना है, जितना भी बैंक का है उसको हम बोलेंगे 1, एंड उसके बाद जो भी बिल डिस्काउंटिंग कराए गए विद आरबीआई या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई भी बिल डिस्काउंट कराए गए हैं उसको लेना है और उसको आपने ऐड कर देना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेट बैंकिंग क्रेडिट की। तो जितना आपका बैंक क्रेडिट है प्लस उसमें जो आपने बिल डिस्काउंट कराया, दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, नेट बैंक क्रेडिट आ जाएगा। नेट बैंकिंग क्रेडिट के अंदर से हम कुछ चीजें, एक चीज को प्लस करने वाले हैं एंड इन चीजों को क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो प्लस किसको करना है, कोई भी आपने नॉन एसएलआर कैटेगरीज के अंदर जो कि आपने एसटीएम कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखी है, इन्वेस्टमेंट भी कौन सी, बॉन्ड या डिबेंचर्स। तो बॉन्ड या डिबेंचर्स जो नॉन एसएलआर कैटेगरी के हैं और आपने एसटीएम कैटेगरी में रखे हुए हैं उसकी वैल्यू लेनी है। और कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर के लिए क्वालिफाई हो सकती है आपने वो लेनी है, या आपने कोई भी एलिजिबल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है आपने वो लेना है और उस चीज को क्या करना है, नेट बैंक क्रेडिट के अंदर ऐड कर देना। उसमें से अगर कोई भी एग्जम्पशन है, ऐसी अमाउंट जो लॉन्ग टर्म बोर्ड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एग्जाम्प्ट की गई है उसको आपने माइनस कर देना है, या इंक्रीमेंटल जो फॉरेन डिपॉजिट्स है उनके लिए अगर कोई अमाउंट रखी है तो वे आपने क्या करनी है, उसमें से लेस कर देनी है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले अपने टोटल बैंक क्रेडिट निकाला, टोटल बैंक क्रेडिट में से जितने आपके बिल डिस्काउंटिंग थे उसको ऐड किया। उसके बाद आपने जितनी भी स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उसको ऐड कर दिया, और जो भी एग्जम्पशन अमाउंट थी या फॉरेन वाली अमाउंट थी उसको उसमें से लेस कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एएनबीसी आ जाएगा। ठीक है, एएनबीसी के आपने सर्टेन परसेंटेज पे क्या देना है, प्रायोरिटी सेक्टर को लोन प्रोवाइड करना है। इसके अंदर एक ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आप एएनबीसी कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने उसकी नेटवर्किंग ऑफ नहीं करनी है। जैसे आपने एडवांसेस के अगेंस्ट प्रोविजंस बनाई होती हैं, तो नॉर्मली जब हम बाकी कैलकुलेशंस कर रहे थे हमने काफी कैलकुलेशन में क्या देखा कि नेटिंग ऑफ अलाउड थी, आप डिपॉजिट से उनकी प्रोविजंस को लेस कर सकते थे। बट जब आप एएनबीसी की कैलकुलेशन कर रहे हो, एनबीसी का एनबीसी निकाल रहे हो, उस टाइम पे आपने प्रोविजंस को नेट ऑफ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप प्रोविजंस को नेट ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, एएनबीसी की वैल्यू बहुत कम आएगी, तो बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर को लोन पहुंचेगा ही नहीं। तो जो एक्चुअल पर्पस था गाइडलाइंस आने का वो क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा। इसलिए ये कहा गया कि जो प्रोविजंस है आपको उसकी नेट ऑफ नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर सपोज आप कोई राइट ऑफ कर रहे हो, प्रूडेंशियल राइट ऑफ कर रहे हो आप कॉर्पोरेट लेवल पे, तो आपको बैंक क्रेडिट, आपने जब बैंक क्रेडिट निकाला होगा आपने वो राइट ऑफ का इफेक्ट लिया होगा, तो आपने ये भी इंश्योर कराना है कि जब आप अपने टारगेट अचीवमेंट निकाल रहे हो तो उस टाइम भी आप ये राइट ऑफ्स को लेस करो, कि ऐसा ना हो कि जब आपने एनबीसी निकाला, टारगेट्स निकाले, तब तो आपने उस वैल्यू को लेस कर दिया, तो आपने क्या किया, आपके टारगेट कम आए, बट जब आप अपने टारगेट अचीव कर रहे हो उस टाइम उस वैल्यू को लेस नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी जो वैल्यू है उसको इन्फ्लेट करके दिखा रहे हो। तो कोई भी वैल्यू जो आपने राइट ऑफ करनी थी वो जब आप टारगेट सेट कर रहे हो, अगर उस टाइम पे राइट ऑफ करिए तो टारगेट अचीव करने के टाइम पे आपको क्या करनी है, सेट ऑफ करनी है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी तरीके के लोन या इन्वेस्टमेंट जो भी एलिजिबल है अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट, तो उसको भी क्या करना है, वो एडजस्टेड एनबीसी का क्या बन जाता है, पार्ट बन जाता है। क्योंकि वो लोन जब है ही एलिजिबल प्रायोरिटी सेक्टर के लिए तो ऑब्वियसली वो एनबीसी का पार्ट बनेगा ही बनेगा। सो दिस वाज कि आपने किस तरीके से टारगेट देने हैं और कितने कितने परसेंट टारगेट देने हैं किस किस सेक्टर को, एंड वो परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट की जाएगी, एएनबीसी पे कैलकुलेट की जाएगी। एएनबीसी क्या होती है वो हमने अभी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास निकल के आता है दैट इज एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमईज को जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी किए जाते हैं और सर्विस सेक्टर के लिए भी किए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों लोन्स किसके अंदर प्रायोरिटी सेक्टर के लिए एलिजिबल होते हैं, दोनों के दोनों लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर के लिए एलिजिबल में क्लासीफाई किए जाते हैं। ठीक है, जब हम एमएसएमई सेक्टर को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ हमारे पास क्या है, गाइडलाइंस इशू की गई है। वो गाइडलाइंस क्या क्या है चलो वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये एक्नॉलेज करना है कि हमसे कोई लोन लेने आया, कि ये ना हो कि बंदा लोन मांग रहा है उस चीज को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे। तो आपने प्रॉपर क्या करना है, मैंडेटरी उस चीज को एक्नॉलेज करना है एंड ये इंश्योर कराना है कि हर लोन एप्लीकेशन क्या क्या हो, एक सीरियल नंबर हो। उसके अलावा बैंक्स ने अपने पास एक सेंटर रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बनाना है ताकि जो लोन एप्लीकेंट्स है वो इजीली लोन अप्लाई कर पाए। उसके बाद एक गाइडलाइन आती है कि अगर आप कोई लोन प्रोवाइड करो एमएससी सेक्टर को जिसकी वैल्यू 10 लाख से कम है, तो उस केस के अंदर आपने उनसे कोलेटरल नहीं लेनी है। विदाउट कोलेटरल आप उनको क्या करोगे, 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करोगे। ठीक है, इन केस अगर जो एमएसएमई वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो 10 लाख का जो लोन कोलेटरल फी दिया जाता है उसको इंक्रीज करके आप 25 लाख का लोन भी उन्हें दे सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ आप उन्हें कंपोजिट लोन भी प्रोवाइड करो। कंपोजिट लोन बेसिकली ऐसा लोन जिसके अंदर कुछ फंक्शन लोन के हो और कुछ पार्ट उसका क्या हो, वर्किंग कैपिटल सीसी का पार्ट हो, तो आप उनको 1 करोड़ तक की लिमिट भी क्या कर सकते हो, सैंक्शन कर सकते हो। ठीक है, एक एमएसएमई पेमेंट्स एक्ट है,
उसके अंदर क्या है कि एमएसएमई एक्ट है, उसके अंदर ना इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट्स की एक प्रोविजन है। उसके बेसिस पे क्या है कि अगर आप किसी एमएसएमई सेक्टर से डील कर रहे हो तो आपको उनकी जो पेमेंट है कुछ सर्टेन पीरियड के अंदर करनी पड़ेगी। अगर आप उस पीरियड नहीं करते तो आपको क्या पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लाइक सपोज एक मेरा वेंडर है जो मुझे सामान बेचता है, ठीक है, मैंने उसको पेमेंट करनी है, उसको पेमेंट जो मैंने करनी है जो उसकी टाइम लिमिट होती है विद इन 45 डेज आपको क्या कर देनी है, पेमेंट कर देनी है। अगर आप विद इन 45 डेज नहीं पेमेंट करते तो जितने दिन बाद आप पेमेंट करोगे, जितने दिन पेमेंट डिले होगी उसके ऊपर क्या है आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो इस चीज को इंश्योर कराने के लिए बैंक्स क्या इंश्योर करा सकते हैं कि जो भी पर्सन जो इनसे ज्यादा लोन ले रहे हैं उसका कुछ पार्ट एमएसएमई सेक्टर के लिए एलोकेट हो। लाइक एक पर्सन है, उसने सपोज 10 करोड़ की सीसी ली हो, तो उसके अंदर बैंक ये इंश्योर करा सकता है जो 1 करोड़ वाली सीसी है वो स्पेसिफिकली किसके लिए हो, एमएसएमई सेक्टर की पेमेंट्स के लिए हो, ताकि जो एमएसएमई सेक्टर है उनको डिलेड पेमेंट्स ना मिले, उनको जो पेमेंट अपनी टाइम पे मिलती रहे। उसके अलावा जो भी एमएसएमई सेक्टर को जब लोन दिए जाते हैं तो बैंक्स को ये इंश्योर करवाना है या ये प्रमोट करनी है कि जो भी लोन दिए जा रहे हैं उनके लिए क्या ली जाए, क्रेडिट गारंटी स्कीम का कवर लिया जाए। क्रेडिट गारंटी स्कीम कवर इज बेसिकली एन इंश्योरेंस कि इन केस डिफॉल्ट होता है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले सकते हो। ये दिया जाता है क्योंकि जो एमएसएमई लोन्स होते हैं वो छोटे लोगों को दिए जाते हैं, ऐसे बिजनेसेस जिन जो वाइबल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो उस केस में हमारा क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है। तो अपने रिस्क को कवर करने के लिए क्या करते हैं, हम क्रेडिट गारंटी स्कीम की हेल्प लेते हैं। ठीक है, सो ये कुछ गाइडलाइंस थी एमएसएमई को लोन देने के लिए। क्या क्या आपको एक तो पहले मैंडेटरी एक्नॉलेज करना है कि लोन हमारे पास अप्लाई किया गया, उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाना है। जब आपके पास लोन एप्लीकेशन आती है तो आप बिना कोलेटरल के 10 लाख तक का लोन दे सकते हो। जो 10 लाख का लोन है वो बढ़ा के 25 लाख तक का लोन भी किया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर रिकॉर्ड। उसके बाद आप उनको कंपोजिट लोन भी प्रोवाइड करो जिसके अंदर कुछ जो पार्ट है वो लोन का होगा, कुछ पार्ट क्या होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का होगा, सीसी का होगा। उसके बाद डिलेड पेमेंट वाली प्रोविजन को कंप्लाई करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि जो पेमेंट है वो डिले ना हो, तो बैंक्स क्या कर सकते हैं, जो लार्ज बोरोर हैं उनके अंदर जो भी वो वर्किंग कैपिटल लिमिट ले रहे हैं उसके अंदर कुछ पेमेंट है वो किस तरफ एलोकेट करी जा सकती है, एमएसएमई की तरफ एलोकेट करी जा सकती है। और बैंक्स को ये एडवाइस किया जाता है कि वो जब लोन प्रोवाइड करे तो क्रेडिट गारंटी स्कीम का कवर जरूर से ले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सिक एमएससी का। सिक एमएससी मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो सिक हो चुकी है, जो वाइबल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, हमें मतलब उनके बेसिकली उनकी गोइंग कंसर्न के ऊपर रिस्क आ रहा है कि हो सकता है वो आने वाले टाइम में बंद हो जाए, या उनके कुछ सिम्टम्स होते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये एमएससी सिक होने वाली है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक चक्रवर्ती कमेटी बनी थी। चक्रवर्ती कमेटी किस पे बनी थी, रिहैबिलिटेशन ऑफ पोटेंशियली वाइबल सिक यूनिट्स, मतलब ऐसे सिक यूनिट्स, ऐसे यूनिट जो सिक है, जो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, जो लॉसेस के अंदर जा रहे हैं, बट उन्हें रिवाइव किया जा सकता है, उन्हें रिहैबिलिटेट किया जा सकता है। उन्होंने क्या करा था, कुछ गाइडलाइन इशू करी थी, हम वो गाइडलाइंस को देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज उन्होंने कही कि अगर आपको पता लग रहा है कि कोई यूनिट सिक हो चुका है तो उस चीज का वेट मत करो कि वो चीज जब फेल होगी तब हम अपने एफर्ट शुरू करेंगे। जब आपको ये चीज आइडेंटिफाई होने लग जाती है उससे पहले ही क्या करो, आप अपने एफर्ट्स देने शुरू कर दो। जो ये स्टेज होती है जब आपको पता लग रहा है कि यूनिट क्या है, सिक यूनिट बन सकता है, उसको बोलते हैं हैंड होल्डिंग स्टेज। कि मतलब उसी टाइम पे आप उसका जाके हाथ पकड़ के उसको जो वो फंस चुका है वहां से उसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हैंड होल्डिंग स्टेज बेसिकली कौन सी होती है, या बेसिकली आपको कैसे पता लगेगा कि जो यूनिट है वो सिक होने वाला है, हैंड होल्डिंग स्टेज के अंदर जा चुका है। सबसे पहले तो जो यूनिट है वो अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं कर पाया, उसको 6 महीने हो गए हैं, वो उसने अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं कर रहा, उसके जो रीजंस है वो कंट्रोल के अंदर नहीं है। सपोज कोई ऐसी इंडस्ट्री है, अगर तो उसके रीजंस हैं वो प्रमोटर के हाथ में कि वो चाहे उन रीजंस को दूर कर सकता है, तो मतलब वो क्या हुआ कि वो जान के प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर रहा, वो स्टेज डिफरेंट हो जाती है। बट प्रमोटर चाहते हैं काम शुरू हो, बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस काम शुरू ही नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में क्या है कि जो इंडस्ट्री है वो सिक होने वाली है, यूनिट है वो सिक होने वाला है, उसमें से हमें पैसा बनाने के चांसेस कम होने वाला है। तो बेसिकली है कि वो यूनिट कौन सी स्टेज पे जा चुका है, हैंड होल्डिंग स्टेज पे जा चुका है। सेकंड, कंपनी है वो 2 साल से लॉसेस कर रही है, या 2 साल से लॉसेस कर रही है, या 1 साल के लिए कैश लॉस कर रही है। लॉस और कैश लॉस में बेसिकली क्या फर्क होता है, लॉस हो गया टोटल लॉस जो आपका नेट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट दिखता है, कैश लॉस मतलब जो आपको एक्चुअली पैसा आपसे बाहर गया। जनरली नेट प्रॉफिट में जब हम टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, सॉरी टैक्सेस नहीं, सॉरी डेप्रिसिएशन जब ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, लॉस। और डेप्रिसिएशन जब ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, कैश लॉस। कैश लॉस प्लस डेप्रिसिएशन बनती है हमारा टोटल लॉस, और टोटल लॉस में जब डेप्रिसिएशन को रिमूव करके जो लॉस बचता है उसको क्या बोलते हैं, कैश लॉस। तो अगर वो 2 साल के लिए लॉसेस खा रहा है या 1 साल के लिए कैश लॉस खा रहा है तो वो क्या है, हैंड होल्डिंग स्टेज के अंदर जा चुका है। या कोई ऐसा यूनिट है जिसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% ही रह गई है, कि उन्होंने कहा था कि हम 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे लेकिन अब वो 5-6 हजार यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या उनकी सेल है जो 50% से कम हो चुकी है। इस स्टेज पे क्या है कि हम क्या कह सकते हैं, जो यूनिट है वो क्या हो चुका है, सिक यूनिट की तरफ बढ़ रहा है। उसको इस पॉइंट पे अगर हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दे, फाइनेंशियली हेल्प दे, या उन्हें कोई भी असिस्टेंस प्रोवाइड करे, गाइडेंस प्रोवाइड करे, तो क्या करे, उस यूनिट को रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, उस यूनिट को वापस अपने काम करने के ऊपर लाया जा सकता है।
ठीक है। तो अगर बैंक को पता लगता है कि कोई यूनिट है वो इस स्टेजेस में आ चुका है या ये कैटेगरी में आ चुका है, मतलब हैंड होल्डिंग स्टेज में जा चुका है, तो उन्हें क्या करना है, टाइमली रेमेडियल एक्शंस लेने। रेमेडियल एक्शन क्या क्या ले सकते हैं आप, उनके काम के बारे में पूछो कि आपका काम कैसा चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा, उनके जो अकाउंट्स है उसको स्क्रूटनाइज करो, कहाँ गलतियां हो रही हैं। आप उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हो। उसके अलावा कुछ ऐसी दिक्कतें जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है उनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। किसी और एजेंसी की हेल्प लेनी है, वो एजेंसी की हेल्प ले सकते हो। तो बेसिकली क्या है, आप क्या कर रहे हो, हैंड होल्डिंग स्टेज के अंदर उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहे हो, ताकि जो वो यूनिट है वो रिवाइव हो जाए। तो जब आपको पता लग गया कि ये यूनिट सिक होने वाला है, तो आपको क्या करना है, 2 मंथ्स के अंदर उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर देना है, ताकि उस चीज में देरी ना हो और वो यूनिट को क्या किया जा सके, रिवाइव टाइमली किया जा सके। ठीक है, सो ये तो हुआ हैंड होल्डिंग स्टेज के बारे में। उसके बाद हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये यूनिट सिक हो चुका है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक यूनिट्स किस तरीके से पता लगे हम वो देखने वाले हैं। एंड अगर कोई यूनिट है वो सिक हो चुका है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना, उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस को देखने वाले हैं। ठीक है। एक एमएससी जो यूनिट है उसको सिक कब कहा जाएगा, जब उसका कोई भी अकाउंट एनपीए रहे 3 मंथ से ज्यादा के लिए। अगर उसका अकाउंट एनपीए कैटेगरी में आ गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है 3 महीने से ज्यादा के लिए, या जो उसकी नेटवर्थ है वो 50% से ज्यादा क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बेसिकली कहेंगे कि यूनिट है वो सिक यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। क्या क्या 2 कंडीशंस है, या तो उसका जो अकाउंट है वो 3 महीने से ज्यादा के लिए एनपीए रहे, या जो उसकी नेटवर्थ है वो 50% से ज्यादा कम हो जाए। ठीक है, तो जब आपको पता लगे कि यूनिट सिक हो चुके हैं तो आपने बेसिकली क्या करना है, उसकी वायबिलिटी चेक करनी है कि क्या मतलब ये सिक यूनिट हो चुका है, इसको रिवाइव करके चल सकता है या नहीं चल सकता। तो जब आपको पता लगे यूनिट सिक है तो आप उसकी वायबिलिटी के ऊपर डिसीजन लो 3 महीने के अंदर अंदर, कि जब वो यूनिट सिक हुआ उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, जो एक्शन है, रेमेडियल एक्शन है वो लेने हैं। ठीक है, 3 महीने के अंदर आपने डिसीजन लिया। अगर आपको लगता है कि वो यूनिट है वो सिक ही रहने वाला है, वो ठीक नहीं हो सकता, वो एट द एंड डेड ही हो जाएगा, तो आप तो उसको छोड़ दोगे। लेकिन अगर वो रिहेबिलिटेट हो सकता है, रिवाइव हो सकता है, तो आपको क्या करना है, विद इन 6 मंथ्स आपको जो भी प्लान्स हैं उसको पोटेंशियली वायबल बनाने के, उसको वायबिलिटी के अंदर लेके आने के, वो उनको क्या कर देना, इंप्लीमेंट कर देना है। तो आपको पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए 2 क्राइटेरिया दी गए। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये देखना है कि क्या यूनिट को रिवाइव करा जा सकता है। अगर रिवाइव किया जा सकता है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर उस पर प्लान लगा के उसको क्या करना है, रिवाइव करने की आपने कोशिश करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो प्रायोरिटी सेक्टर है। हमने बोला आपको उनको लोन देना है प्रायोरिटी बेसिस पे, कि आपको अपने एएनबीसी का इतना पोर्शन प्रायोरिटी सेक्टर को देना ही पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या ऐसे भी कोई गाइडलाइन है जिसके अंदर आपको ये कहा गया होगा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें कम देने हैं। सो नो, ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको कम देने हैं, मतलब डायरेक्ट आउटलाइन नहीं की गई है। जो भी एक आरबीआई है, जो हमारा रेगुलेटर है, वो टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या करता है, रेट्स इशू करता रहता है कि आपको इस सेक्टर को इस रेट पे जो लोन है वो प्रोवाइड करना है। उसके लिए जो आरबीआई कंसेप्ट यूज करती है बेसिकली, जो लोन्स के लिए आजकल यूज होता है, दैट इज एमसीएलआर। एमसीएलआर रेट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड रेट। एमसीएलआर रेट प्लस बैंक अपना कुछ मार्जिन रख के क्या करता है, आगे लोन प्रोवाइड कर देता है। जो एमसीएलआर रेट है वो टाइम टू टाइम आरबीआई के द्वारा नोटिफाई किया जाता है। जो हमारी जो गाइडलाइंस है वो एज सच कोई भी प्रेफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले डाउन नहीं करती। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट प्रायोरिटी सेक्टर। फिर हमने पढ़ा एमएसएमई। अब इसके अंदर से कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिनको हम बोलते हैं वीकर सेक्शंस। प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर भी एक सब पार्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, जब ये लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं किसी को भी, तो हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली हम जो लोन्स है वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर वीकर सेक्शंस को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब जो ये कैटेगरीज हैं, जो हमारे पास ये 12 कैटेगरीज है, ये 12 कैटेगरीज के लोन प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर ही आते हैं। बट उसका एक सब पार्ट क्या है, उसको अलग से डिफाइन किया गया है जिसको वीकर सेक्शन बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा लोन जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को दिया गया तो वो किसको दिया गया, वीकर सेक्शन को दिया गया। या कोई ऐसा लोन जो किसको दिया गया, आर्टिसंस, विलेज या कॉटेज इंडस्ट्रीज को, जहां जिनकी क्रेडिट लिमिट्स 1 लाख से कम है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वीकर सेक्शन को इसके अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। कोई ऐसे पर्सन को लोन देना जो कि कुछ स्कीम्स का, जैसे गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स आती हैं उनमें से अगर कोई बेनिफिट ले रहा है, अगर वो बेनिफिट ले रहा है, गवर्नमेंट बेसिकली जो स्कीम्स लाती है बेनिफिट किसको देने के लिए लाती है, जो बंदा पुअर है, जो वीक है। तो अगर वो बंदा उससे बेनिफिशियरी है, मतलब उन स्कीम्स का बेनिफिट ले रहा है एंड हम उसको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम बेसिकली किसको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, वीकर सेक्शन को लोन प्रोवाइड करने। ठीक है, इसके अंदर जो स्कीम्स आती हैं दैट इज नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स एक्सेट्रा इस चीज का पार्ट बनती है। उसके अलावा लोन्स प्रोवाइड किए गए जो कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को दिए जाते हैं। ठीक है, एक डिफरेंशियल रेट स्कीम आती है, उनके अगर कोई बेनिफिशियरी है उनको भी अगर लोन देता है तो किसको दिया जा रहा है, प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दिया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन देना, वीकर सेक्शंस को लोन देना। डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स, मतलब जो
बेसिकली डिस्ट्रेस्ड फार्मर इंडेटेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर मतलब जो एक आड़तिया सिस्टम चलता है, अगर किसी बंदे ने आड़तिया वगैरह से लोन ले रखा है, प्राइवेट बंदों से लोन ले रखा है और उसके ऊपर डेट बहुत ज्यादा है, वो उसको जब लोन देता है बैंक ताकि वो लोन खत्म कर सके, वो भी किसके अंदर आता है, वीकर सेक्शन के अंदर ही आता है। ठीक है, ये तो हो गई डिस्ट्रेस्ड फार्मर की बात। उसके अलावा डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स के अलावा डिस्ट्रेस्ड पर्सन जिनका लोन अमाउंट 1 लाख से ज्यादा नहीं जाता, वो भी किसके अंदर आते हैं, वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं। उसके अलावा वुमेन बेनिफिशरीज, ऐसी वुमेन जो कि 1 लाख से ज्यादा का लोन नहीं दे रही है। 1 लाख तक जब किसी भी वुमेन को लोन दिया जाता है तो उसके अंदर हम क्या लेते हैं, उसको वीकर सेक्शन के अंदर काउंट करते हैं। कोई ऐसा बंदा जो जिसके जो कोई डिसेबल पर्सन है, डिसेबल लाइक हो सकता है उसका एक हाथ ना हो, एक पैर ना हो, जब ऐसे लोगों को लोन दिया जाता है, हम क्या कर रहे हैं, वीकर सेक्शन को लोन दे रहे हैं, उसको उसके अंदर कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, ओवरड्राफ्ट जब फैसिलिटी दी जाती है अप टू 5,000 ऐसे लोगों को जिनका अकाउंट किसके अंदर है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर अकाउंट है। उसके अंदर भी क्या कंडीशन है, जो उनकी इनकम है रूरल एरियाज के अंदर 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एक अर्बन एरियाज के अंदर 1,60,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मतलब एक ऐसा पर्सन जो 1 लाख से ज्यादा की 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा की 1,60,000 से ज्यादा की इनकम नहीं कमा रहा है एंड प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर 5,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज कर रहा है, तो बेसिकली हम किसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक वीकर सेक्शन को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइनॉरिटीज की एक लिस्ट निकाली हुई है कि ये लोग माइनॉरिटी लिस्ट के अंदर आते हैं। तो अगर हम उन माइनॉरिटी कम्युनिटीज को क्या कर रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वीकर सेक्शन को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर माइनॉरिटी के लिए एक कंडीशन दी गई है कि अगर कोई सपोज कुछ स्टेट्स हैं, स्टेट्स कौन सी, ये 12 स्टेट्स, कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं लाइक जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड लक्षद्वीप। इनके अंदर इन स्टेट्स में बेसिकली क्या है कि कुछ कम्युनिटीज क्या है जो नेशनल लेवल पे मिनोरिटीज हैं, बट इन स्टेट्स के अंदर क्या है, वो मेजोरिटी के अंदर आती है। तो उस चीज को किस तरीके से डील करना है, ये उस चीज की बात करते हैं। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं पंजाब की। पंजाब में बेसिकली जो सिख कम्युनिटी है वो मेजोरिटी के अंदर है, बट ओवरऑल इंडिया की तरफ जब हम देखें तो जो सिख कम्युनिटी है वो मिनोरिटी में आती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब लिस्ट निकालेगी तो उसके अंदर जो सिख कम्युनिटी होगी वो माइनॉरिटी लिस्ट में आएगी, बट फॉर पंजाब दे आर इन मेजोरिटी। तो उस केस में क्या होगा, तो उनको आइटम नंबर 12 के अंदर कवर नहीं किया जाएगा। तो आइटम नंबर 12 के अंदर वही लोग कवर होंगे जो एक्चुअल माइनॉरिटी, लाइक फॉर एग्जांपल जब हम पंजाब की बात करेंगे तो जब किसी सिख कम्युनिटी के पर्सन को लोन दिया जाएगा सिर्फ 12th वाली कैटेगरी के अंदर, अगर ऊपर वाली कैटेगरी के अंदर है तो वीकर सेक्शन में ही आता है, बट अगर 12th वाले पॉइंट के अंदर हम लोन दे रहे हैं तो वो क्या होगा, वीकर सेक्शन के अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक है, सो ये हमने पढ़ा वीकर सेक्शन कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इन्वेस्टमेंट बाय बैंक्स इन सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स। सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स बेसिकली वो एसेट्स जो एक एसेट्स की फॉर्म थी उनको कन्वर्ट कर दिया गया सिक्योरिटी की फॉर्म में, तो वो क्या बन गई, सिक्योरिटी एसेट्स बन गई। लाइक एसेट्स इकट्ठी की गई, उनका एक पूल बनाया गया और पूल बना के उनको छोटी छोटी सिक्योरिटीज के अंदर इशू कर दिया गया, दैट इज सिक्योरिटाइज एसेट्स। तो जब कोई पर्सन या जब कोई बैंक किसी ऐसे सिक्योरिटाइज एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्वेश्चन रेज होता है कि क्या वो इन्वेस्टमेंट को हम प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो उन एसेट्स को प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर कंसीडर किया जा सकता है। सबसे पहले जो एक कंडीशन है कि वो अदर कैटेगरी वाली नहीं होनी चाहिए, वो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए क्या होनी चाहिए, एलिजिबल होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं, या उसके लिए कंडीशंस क्या क्या है कि जो भी पहली बात तो जो भी सिक्योरिटाइज एसेट्स थी वो क्या हो, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस के लिए एलिजिबल एसेट्स के अंदर आती हूँ। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस कहने के जब उनको सिक्योरिटाइज नहीं किया गया था उससे पहले वाली एसेट क्या हो, प्रायोरिटी सेक्टर एसेट्स हो। अगर उन एसेट्स की सिक्योरिटीज के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये कहा जाएगा कि हाँ आप प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सेकंड, जो भी वो एसेट्स थी, जो भी वो सिक्योरिटीज वो एसेट्स थी बिफोर सिक्योरिटाइजेशन, उनके अंदर जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा था वो 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 8% से ज्यादा तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आप काउंट नहीं करोगे। अगर 8% से कम है तो उनको आप प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि अगर वो सिक्योरिटीज किसने इशू करी थी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने इशू करी थी, तो उनके ऊपर ये इंटरेस्ट वाली कैपिंग नहीं आती है। बट उसके अलावा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने सिक्योरिटीज इशू करी, एसेट्स इशू करी थी, जिसको बाद में सिक्योरिटाइज करा गया एंड उन एसेट्स पे इंटरेस्ट रेट 8% से ज्यादा था, तो आप उसको क्या करोगे, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर काउंट नहीं करोगे। सेकंड, अगर कोई सिक्योरिटाइज एसेट्स हैं जो एनबीएफसीज ने बनाई हैं और एनबीएफसीज ने जो एसेट्स थी जिनको सिक्योरिटाइज किया गया वो लोन्स थे अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी या कोई भी सिक्योरिटी, तो उसको भी अंदर प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आप काउंट नहीं करोगे। सो सिक्योरिटाइज एसेट्स कौन सी एसेट्स, जो पहले एसेट्स थी उनको कन्वर्ट कर दिया गया सिक्योरिटीज के अंदर। तो अगर उन सिक्योरिटीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसको प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर
काउंट किया जा सकता है, प्रायोरिटी सेक्टर अचीवमेंट के टारगेट्स के टाइम पे उसको काउंट किया जा सकता है, कंडीशन कि जो भी अंडरलाइंग एसेट्स थी सिक्योरिटाइज होने से पहले वो क्या हो, एक तो एलिजिबल हो टू बी क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर, सेकंड जो उनका इंटरेस्ट रेट है वो 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई एनबीएफसी अपनी एसेट्स एनबीएफसी ने कोई एसेट्स सिक्योरिटाइज करी हैं तो एंड वो एसेट्स के अगेंस्ट उन्होंने गोल्ड ज्वेलरी एज कोलेटरल रखी थी तो उनको भी हम प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर काउंट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स। इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट से काइंड ऑफ रिस्क शेयरिंग एग्रीमेंट होता है कि इस एसेट्स के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, रिस्क शेयर करने वाले हैं। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू प्रायोरिटी सेक्टर तो इसके अंदर जो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर। बट उसकी कंडीशन यही है कि जिन एसेट्स के अगेंस्ट ये सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं, एग्रीमेंट किया गया है, वो क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर कहलाने के एलिजिबल होनी चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर क्लासिफाई होने के लिए क्या होनी चाहिए, एलिजिबल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। इसको भी उस काउंट किया जा सकता है फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर, बस कंडीशन वही है कि जो भी अंडरलाइंग एसेट्स हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगराइज होने के लिए क्या होनी चाहिए, एलिजिबल होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट सिक्योरिटाइज एसेट्स। उसके बाद इंटर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, अगर इंटरलाइंड एसेट्स प्रायोरिटी सेक्टर एसेट्स हैं तो इंटर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स भी क्या हो जाएंगी, प्रायोरिटी सेक्टर की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी। सेम फॉर द प्रायोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट्स, अगर प्रायोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट्स के अंदर जो अंडरलाइंग एसेट्स है वो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए एलिजिबल हैं तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स भी क्या आ जाएंगे, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज बैंक लोन्स टू एमएफआईज फॉर ऑन लैंडिंग। एमएफआईज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फॉर, जब बैंक्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लोन प्रोवाइड करते हैं ऑन लैंडिंग के लिए। ऑन लैंडिंग बेसिकली कि आपने बैंक से लोन लिया और आगे लोगों को लोन प्रोवाइड कर दिया, दैट इज नोन एज ऑन लैंडिंग। जब ऑन लैंडिंग के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है क्या उसे प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस की तरह कैटेगराइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसकी क्या कंडीशन है, अगर एमएफआईज को जो हमने लोन दिया वो एमएफआईज लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को या मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस के अंदर काउंट कर सकते हैं। बट उसकी कंडीशन क्या है कि जो भी आपने लोन्स ये प्रोवाइड करे एमएफआईज को, उनकी जो एटलीस्ट 85% एसेट्स है वो क्वालिफाइंग एसेट्स होनी चाहिए। क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या कंडीशन है कि जो एसेट जिन एमएफआईज को प्रोवाइड हमने लोन करा है उनकी एसेट्स 85% के होनी चाहिए, एटलीस्ट क्वालिफाइंग एसेट्स होनी चाहिए। सेकंड, जो भी आपको लोन प्रोवाइड किया गया है उसमें से एटलीस्ट 50% लोन आपने क्या करना है, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी की तरफ लगाना है। तो दो कंडीशंस क्या, आपकी जो टोटल एसेट्स हैं उसमें से 85% एसेट्स एटलीस्ट क्या हो, क्वालिफाइंग एसेट्स हो। सेकंड, जो आपको लोन प्रोवाइड किया गया है वो आपने मोर देन 50% आपने क्या इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज की तरफ लगाना है। एंड अगर आप एमएफआई जो लोन है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर काउंट कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वालिफाइंग एसेट्स होती क्या है। क्वालिफाइंग एसेट कोई ऐसी एसेट तो बेसिकली जब एमएफआई लोन देता है किसी पर्सन को वो क्वालिफाइंग एसेट बनेगी या नहीं बनेगी, उसकी कुछ कंडीशंस है। तो अगर तो वो 6 कंडीशंस फुलफिल कर देती हैं तो वो जो लोन है वो क्या बन जाएगा, क्वालिफाइंग एसेट बन जाएगा। तो सबसे पहले जो कंडीशन क्या है कि जो भी एक ऐसे पर्सन को लोन दिया जाए जिसकी इनकम 1,60,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कि बेस ऑन कि वो कहाँ रह रहे हैं, रूरल एरिया या नॉन रूरल एरिया के अंदर रह रहे हैं। सेकंड, कि जब भी वो लोन दिया जाए वो 60,000 इन फर्स्ट साइकिल एंड 1 लाख इन द सब्सिक्वेंट साइकिल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी बोरोवर को 1 लाख से ज्यादा लोन नहीं दिया जाए। टोटल इंडेटनेस ऑफ द बॉर्डर शैल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज। जो भी आपने लोन दिया है वो 24 मंथ से ज्यादा के लिए लोन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड जब आपने जो आपका लोन है आपका जो लोन है अगर 30,000 से ज्यादा है तो आपको बोरोवर को राइट देना है कि वो रीपेमेंट कर सकता है, पहले पेमेंट कर सकता है विदाउट पेनल्टी। कि क्या कंडीशन हुई, एक तो जो लोन है उसकी जो वैलिडिटी है वो 24 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड अगर वो लोन 30,000 से ज्यादा का है तो उसको आपको ये फैसिलिटी भी देनी है कि उस लोन को प्रीपे करा जा सकता है विदाउट एनी पेनल्टी। एंड उस लोन के ऊपर आपने क्या कोई भी कोलेटरल नहीं लेनी है। जो लोन है वो वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे रीपे होना चाहिए। तो बेसिकली अगर ये 6 कंडीशंस फुलफिल्ड हो जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी लोन डिसबर्स्ड बाय एमएफआईज तो उसको क्या बोलेंगे, हम क्वालिफाइंग एसेट बोलेंगे। 6 कंडीशंस क्या क्या, जिस भी पर्सन को लोन दे रहे हो उसकी एनुअल इनकम 1,60,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी आपने लोन दिया फर्स्ट साइकिल में 60,000 और उसके सब्सिक्वेंट साइकिल में 1 लाख से ज्यादा आप लोन नहीं दे सकते। किसी भी एक पर्सन को 1 लाख से ज्यादा का लोन आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। जो भी आपने लोन प्रोवाइड करा उसका टेन्योर 24 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड इन केस कोई भी लोन है जिसकी अमाउंट 30,000 से ज्यादा है तो आपको ये फैसिलिटी देनी है कि उस लोन को प्रीपे किया जा सकता है विदाउट एनी पेनल्टी। इन लोन के अगेंस्ट आपको कोई भी कोलेटरल नहीं लेनी है। ये जो लोन है वो वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पे क्या होने चाहिए, रीपे होने चाहिए। तो ये अगर ये 6 कंडीशन सेटिस्फाई हुई, एसेट क्या बन जाएगी, क्वालिफाइंग एसेट। एंड अगर 85% से ज्यादा क्वालिफाइंग एसेट जो है
एसेट्स वो क्या है, क्वालिफाइंग एसेट्स हैं, एंड लोन्स किसको दिए गए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं एमएफआईज के द्वारा। तो बैंक के द्वारा जब इन एमएफआईज को लोन दिया जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि वो बेसिकली हमने किसको लोन दिया, प्राइवेट सेक्टर को लोन दिया है। ओके उसके बाद एमएफआईज जब लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ मार्जिन की कैपिंग, इंटरेस्ट रेट की कैपिंग लगाई गई है, एंड कुछ प्राइसिंग गाइडलाइंस भी उन्हें दी गई हैं। बेसिकली कि आप सिक्योरिटीज के अगेंस्ट कितना मार्जिन रखोगे, एंड सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, सॉरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट कितना मार्जिन रखोगे, इंटरेस्ट रेट कितना लगाओगे, वो सब चीजें हमें क्या दी गई हैं, गाइडलाइंस उसके लिए दी गई हैं। सबसे पहले उनके मार्जिन कैपिंग की गई है। मार्जिन कैपिंग के अंदर क्या है कि उनकी जो मार्जिन कैपिंग है, अगर तो उनका लोन है, लोन पोर्टफोलियो मतलब जो उन्होंने टोटल लोन्स प्रोवाइड किए हैं वो 100 करोड़ से कम है, 100 करोड़ से अगर कम है, सॉरी 100 करोड़ से ज्यादा है, तो उनके ऊपर जो कैपिंग है वो 10% की है मार्जिन कैपिंग। एंड अगर उनके लोन 100% से कम है, 100 करोड़ से कम है, तो उनके ऊपर जो मार्जिन कैपिंग की गई है वो 12% की गई है। सेकंड, उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट की भी कैपिंग की गई है। इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि जब आप किसी इंडिविजुअल आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके अंदर जो आपने लोन लेना है, लोन रेट चार्ज करना है, तो आपने बेसिकली क्या करना है, जितना 5 कमर्शियल बैंक्स का लोन लेना है उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2.75% से। बेसिकली आपने पांच बैंक्स पकड़े, उनके जो इंटरेस्ट रेट था, बेस रेट था, उसको उठाया और आपने क्या किया, उसकी एवरेज निकाल ली। एवरेज को मल्टीप्लाई कर दिया 2.75% पर एनम के बेसिस पे। आपने एक रेट वो निकालना है। सेकंड, आपने कॉस्ट ऑफ फंड्स प्लस जो आपका मार्जिन गैप है आपने वो लेना है। दोनों में से जो वैल्यू लेस होगी वो आपने क्या करना है, उस पर इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, उसके बाद ये तो हुआ मार्जिन गैप। क्या अगर 100 करोड़ से ज्यादा के लोन है, मार्जिन गैप आपका 10% है, 100 करोड़ से कम के लोन है, मार्जिन गैप आपका 12% है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट कैपिंग है। इंटरेस्ट रेट कैपिंग में 2 लिमिट्स हैं। एक तो जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसके अंदर आप अपना मार्जिन ऐड करना है, मतलब आपने बेसिकली प्रॉफिट ऐड करना है, एक रेट वो निकालना है। सेकंड, आपने एवरेज रेट निकालना है 5 कमर्शियल बैंक्स का और उसको मल्टीप्लाई कर देना 2.75% पर एनम से, और वो रेट निकालना है। दोनों में से जो लेस होगा वो आपने क्या करना है, इंटरेस्ट रेट उनसे चार्ज कर लेना है। ओके, जब आप हम प्राइसिंग चार्ज करोगे तो प्राइसिंग के अंदर क्या क्या चीजें आपने इंक्लूड करनी है। आप इन 3 चीजों के अलावा और कोई चीज इंक्लूड नहीं करोगे। 3 चीजें कौन कौन सी हैं, एक तो प्रोसेसिंग फीस, एक इंटरेस्ट चार्ज और एक इंश्योरेंस प्रीमियम। जो प्रोसेसिंग फीस होगी उस पर क्या कैपिंग की गई है, वो एट 1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो इंटरेस्ट चार्ज है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैपिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो भी इंश्योरेंस पे भी आप चार्ज कर रहे हैं वो एक्चुअल जितना आप पे इंश्योरेंस कॉस्ट आई है आपको उतना ही चार्ज करना है, उसके अंदर आपने कोई एडिशन नहीं करनी है। कि आपने सपोज लोन का इंश्योरेंस कराया, आपका जो प्रीमियम था 1000 हो, तो आपने जो कस्टमर से चार्ज करना है वो भी सिर्फ 1000 ही चार्ज करना है। ठीक है, उसके बाद प्राइसिंग के अंदर हमने बोला कि सिर्फ 3 चीजें इंक्लूड कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि इन केस कोई पर्सन लेट पेमेंट करता है तो लेट पेमेंट पे उससे पेनल्टी चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे। सेकंड, इन केस के इन लोन्स के अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट या मार्जिन भी नहीं रखा जाएगा। सो these were some condition with regarding to capping margin, interest rate and the pricing guidelines. मार्जिन कैप पढ़ लिया 10% 12%, इंटरेस्ट कैप में कॉस्ट ऑफ फंड्स प्लस मार्जिन कैप या एवरेज का 2.75% पर एनम, और प्राइसिंग में आपने सिर्फ 3 चीजें इंक्लूड करनी है। तीनों के ऊपर अलग अलग से क्या की गई है, कैपिंग की गई है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को जो एमएफआईज को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे क्या करना है, हर क्वार्टर के एंड पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट साइन करवाना है, जिसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सर्टिफाई करेगा कि जो क्वालिफाइंग एसेट्स हैं वो कितनी हैं। उसके बाद उनका एग्रीमेंट अमाउंट ऑफ लोन कितना है, और उन्होंने जो लोन है वो इनकम जनरेशन एक्टिविटीज के लिए कितना लगाया, या उनकी क्या उन्होंने प्राइसिंग गाइडलाइंस को फॉलो करा या नहीं करा। बेसिकली आपने सर्टिफिकेशन एक बैंक ले क्यों रहा है, क्योंकि अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होंगी, क्वालिफाइंग एसेट्स पे कंडीशन 85% वाली, जो आपने कहा कि 50% जो आपको लोन दिया कि आपने इनकम जनरेशन एक्टिविटीज की तरफ लगाना है। थर्ड, आपको गाइडलाइंस दी गई हैं। अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होंगी तो ही उसको क्या करा जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर क्वालिफाई करा जाएगा। उस वैसे लोन जब ऑन लैंडिंग के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे उनको प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर क्लासीफाई किया जाएगा। तो वो चीज प्रॉपरली हो पाए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना है कि आपने वो चीज क्या करके देनी है, सर्टिफाई हमें करके देनी है। दिस वॉज रिगार्डिंग ऑन लैंडिंग। नेक्स्ट इज, इन केस अगर कोई पर्सन है, अगर कोई बैंक है, वो जो उनके प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स को सेट किया गया उनको अचीव नहीं कर पाते हैं, उनमें कोई शॉर्टफॉल रह जाता है, तो उसको किस तरीके से हमने डील करना है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इन चीज का जो कंप्लायंस है वो क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाएगा, कि क्वार्टरली बेसिस पे आपके टारगेट्स निकाले जाएंगे कि क्वार्टरली आपका टारगेट्स कितना था, आपने लोन कितने डिसबर्स किए, तो आपकी क्वार्टरली बेसिस पे शॉर्टफॉल है या आपने उससे ज्यादा लिए हैं, तो क्वार्टरली बेसिस पे चीज देखी जाएगी। सेकंड, जो भी ये कंप्लायंस है वो उनको आपने क्वार्टरली भी रिपोर्ट करना और एनुअली बेसिस पे भी रिपोर्ट करना है। इन केस देयर इज अ शॉर्टफॉल कि पूरे पैसा नहीं आ पाया, तो जितना भी शॉर्टफॉल है बैंक्स को क्या करना है, वो फंड्स के अंदर कुछ फंड्स नोटिफाई किए जाते हैं, उन फंड्स के अंदर उतना पैसा जमा करा देना है। जो फंड्स की एग्जांपल कौन सी हो सकती है, RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, जो भी हम शॉर्टफॉल असेस कर रहे हैं वो एनुअली बेसिस पे एक्सेस करेंगे। एनुअली बेसिस पे जब हम लेंगे तो हम एवरेज अचीवमेंट ऑफ ईच क्वार्टर हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है,
उसके बाद RIDF में जो पैसा आपने कंट्रीब्यूट करा उस पर इंटरेस्ट रेट कितना होगा या टेन्योर कितना होगा फॉर कंट्रीब्यूशन, वो कौन डिसाइड करेगा? RBI डिसाइड करेगा। इन केस आप नॉन अचीवमेंट करते हो तो क्या हो सकता है, आपके रेगुलेटरी क्लियरेंसेस और अप्रूवल के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। तो ये चीजें किस तरीके से डील होती है हमें टेबल से समझने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स अगर आपने अचीव नहीं करे तो क्या होगा? सबसे पहले आपने ये चेक करना है क्वार्टरली बेसिस पे, एनुअली और क्वार्टरली चीज क्या करनी है? रिपोर्ट करनी है। इन केस आपके पास कोई शॉर्टफॉल है तो जितना आपका शॉर्टफॉल है आपको क्या करना है? जो स्पेसिफाइड फंड है लाइक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसके अंदर आपने पैसा उतना डिपॉजिट करवा देना है। जो भी हम ये शॉर्टफॉल जज कर रहे हैं ये एवरेज बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं? जज करने वाले हैं। फंड्स में जो आपने पैसा जमा कराया उस पर इंटरेस्ट क्या होगा? टेन्योर फॉर कंट्रीब्यूशन कितना होगा वो कौन डिसाइड करेगा? हमारा रेगुलेटर, हमारा माई बाप RBI डिसाइड करने वाला है। ठीक है, अगर आप नॉन अचीवमेंट करते हो तो आपके ऊपर रेगुलेटरी क्लियरेंस और अप्रूवल्स की क्या कर जा सकते हैं? रोक लगाई जा सकती है। तो ये दो एग्जाम्पल देखे ना किस तरीके से जो चीजें वो डील होने वाली है। सबसे पहले आपने क्या करा? हमने क्या करा? आपने बोला था कि क्वार्टरली बेसिस पे आपने क्या करना है? डाटा निकालना है। तो हमने 4 क्वार्टर लिए, जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर। उसमें आपके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट्स कितने थे? ओके। उसके बाद आपने प्रायोरिटी सेक्टर अमाउंट आउटस्टैंडिंग, कि आपकी प्रायोरिटी सेक्टर की अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितनी थी, कि हमारा टारगेट था इतना, एक्चुअल एट द एंड आउटस्टैंडिंग इतना था, तो शॉर्टफॉल एक्सेस हमारे पास निकल आएगी। माइनस यहाँ रिप्रेजेंट करे शॉर्टफॉल को, प्लस रिप्रेजेंट करे एक्सेस को। तो हमने क्वार्टरली बेसिस पे क्या निकाली? अपनी शॉर्टफॉल या एक्सेस निकाल ली। तो हमारे पास जून और मार्च क्वार्टर में शॉर्टफॉल आ रही है, बाकी में क्या आ रहा है? एक्सेस में आ रहा है। तो हमने क्या करा? इनका टोटल करा और टोटल बेसिस पे क्या निकाली? एवरेज निकाली। जो आपका टोटल था उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं एक साल में, तो आपके पास एवरेज आ गई। तो इस केस में क्या आया? हमारे पास शॉर्टफॉल आया। सेकंड टेबल में वही सेम मेथड हमने यूज करा, चारों क्वार्टर का निकाला, टोटल किया, टोटल को हमने 4 से डिवाइड करा, हमारे पास एवरेज आ गई। सो जो हमारा टेबल 1 था उसके अंदर इतने अमाउंट की क्या आ रही है? हमारे पास शॉर्टफॉल आ रही है। ठीक है, और जो हमारा टेबल 2 है इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है? इतने के अंदर एक्सेस आ रहा है। इसके अंदर आपने क्या देखा कि जो भी जब हमने ये तो हमने निकाले टारगेट्स फॉर द टोटल प्रायोरिटी सेक्टर। उसके बाद हमने देखे थे हमारे पास क्या थे? सब प्रायोरिटी सेक्टर्स थे, लाइक टोटल प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट्स लगते हैं, उसके अंदर एग्रीकल्चर के अलग, MSCs के अलग, अदर्स के अलग। तो उसके अंदर भी जो कैलकुलेशन की जाएगी वो इसी सेम बेसिस पे की जाएगी, एवरेज क्वार्टरली, फिर उनकी ईयरली क्या निकाली जाएगी? एवरेज निकाली जाएगी। सो दिस वाज रिगार्डिंग अगर आप अपने टारगेट्स को क्या नहीं कर पाते हो, टाइमली अचीव नहीं कर पाते हो। उसके बाद हम कुछ देखने वाले हैं, कुछ डेफिनेशन एंड क्लैरिफिकेशन। सबसे पहले जो आती है वो आती है ऑन लैंडिंग की। ऑन लैंडिंग हम अभी डिस्कस करके आए हैं, वही कि आपने खुद लोन ना देके बेसिकली किसी इंटरमीडिएटरी को लोन दिया, जिसके अंदर जो हमें ऊपर पड़ा था दैट वाज MFIs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ओके। सेकंड, कंटीजेंट लाइबिलिटीज ऑफ शीट बैलेंस शीट आइटम्स को किस तरीके से हमने डील करना है। तो जब आप अपने टारगेट अचीवमेंट देख रहे हो उसके अंदर आपको कंटीजेंट लाइबिलिटीज और ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स को इंक्लूड नहीं करना है। जब आप अपने टारगेट सेट कर रहे थे तब आपको इस चीज को इंक्लूड करना है, क्योंकि अगर आपको याद हो जब हम पढ़ रहे थे कि टारगेट्स किसके देखे जाएंगे, ANBC या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट आइटम विच एवर इज हायर, तो उस टाइम के ऊपर हम क्या कर रहे थे? इस चीज को इंक्लूड कर रहे थे। लेकिन जब हम अपनी अपने टारगेट्स को अचीव कर चुके होंगे, अचीवमेंट अपनी निकाल रहे होंगे, उसको इस चीज के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। ऑफ शीट बैलेंस आइटम्स या कंटीजेंट लाइबिलिटीज वो आइटम जो बैलेंस शीट के अंदर डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं होती, उनमें क्रेडिट इक्विवेलेंट मतलब कि एक्चुअल उनकी वैल्यू कितनी होने वाली है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, गारंटीज ले सकते हैं। गारंटीज बेसिकली कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है कि वो हो सकता है हमें पे करनी पड़े, ना भी पे करनी पड़े। उसका क्रेडिट इक्विवेलेंट कितना होगा कि अगर गारंटी इन्वोक की जाती है तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ द क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ द गारंटी। तो क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ गारंटी बेसिकली जब आप टारगेट सेट कर रहे हो उसके अंदर आपको इंक्लूड कर लेनी है, जब आप अपनी अचीवमेंट देख रहे हो उसके अंदर आपको इंक्लूड नहीं करना है। ये इस चीज को इंश्योर करवाता है कि जो आपके टारगेट्स हैं वो ज्यादा बड़े हो, और उसको आप जब अचीव कर रहे हो तब एक्चुअल जितनी अचीवमेंट है, जितना आपने एक्चुअल लोन डिसबर्स किया, आप उसको इंक्लूड करो। इस चीज की सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जो हमने सेकंड कैटेगरी देखी थी, फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस, वो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स को अपनी अचीवमेंट के अंदर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद जो तो होते हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, उसमें से क्या हो सकता है? कुछ इंटरबैंक ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं, इंटरबैंक एक्सपोजर हो सकते हैं। तो इंटरबैंक एक्सपोजर वाले जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है वो आपको टारगेट सेट करते वक्त इंक्लूड नहीं करने हैं। उसके बाद हमने एक टर्म पढ़ी थी, ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट। ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट बेसिकली की ऐसी वैल्यू जिसके अंदर सारे इंटरेस्ट जा रहे, प्रोसेसिंग फीस और सब तरीके के जब चार्जेस आ जाते हैं उसको बोलते हैं ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट। तो जो भी चार्जेस हैं अगर वो ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट है, मतलब सभी चार्जेस को मिला के जो आपके कॉस्ट पड़ने वाली है उस कॉस्ट को क्या कहा जाता है? ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक और ये चीज है कि बैंक्स को ये श्योर कराना है कि जब प्रायोरिटी सेक्टर को जो लोन दिया जा रहा है वो जिस पर्पस के लिए लोन दिया गया है वो उस पर्पस के लिए ही यूज हो रहा हो, उसका एंड यूज वही ही होना चाहिए। उसके लिए बैंक्स क्या करें? अपने पास प्रॉपर सिस्टम बनाए। इसकी एक एग्जांपल हो सकती है, लाइक फार्मर्स हैं, हमने फार्मर्स को लोन दिया था ताकि वो अपनी खेती बढ़ा सकें।
इंस्टेड ऑफ वो अपनी खेती बढ़ाने की जगह से बहुत अपना घर कंस्ट्रक्शन करने लग गए हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, हमने लोन दिया था प्रायोरिटी सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, बट वो कन्वर्ट किस में होगा, रियल एस्टेट सेक्टर में। तो वो चीज़ अलाउड नहीं है। जिस पर्पस के लिए लोन दिया गया है वो उसी पर्पस के लिए क्या होना चाहिए, यूटिलाइज होना चाहिए। सो दिस वॉज रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशन एंड कुछ क्लैरिफिकेशन जो हमने पढ़ ली। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज हाउसिंग फाइनेंस अदर देन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। कुछ हाउसिंग फाइनेंस प्रायोरिटी सेक्टर को जो हमने ऊपर दे दिया प्रायोरिटी सेक्टर को फाइनेंस, वो प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंस आ गया। उसके अलावा जो हाउसिंग फाइनेंस है जो ऐसे सेक्टर को दिया जाता है जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, सबसे पहले तो हाउसिंग सेक्टर को गवर्नमेंट की नेशनल हाउसिंग पॉलिसी होती है हर साल, उस पॉलिसी के अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि जो प्रॉपर लोन है वो हाउसिंग सेक्टर तक पहुंचे। फंड्स किस किस तरीके में दिया जाता है, डायरेक्ट फंड दिया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट फंड के तरीके में दिया जा सकता है, या नेशनल हाउसिंग बैंक या हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो बॉन्ड्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करके भी क्या किया जा सकता है, लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। इसका बेसिकली पर्पस क्या है कि जो हाउसिंग लोन पोर्टफोलियोज है उनकी क्या ओवरऑल ग्रोथ हो। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस बेसिकली क्या है, जो बैंक्स हैं उनको ऐसे कोई गाइडलाइंस दी नहीं गई है। गाइडलाइंस बैंक्स ने अपने बेसिस पे खुद ही बनानी है और उसको क्या करना है, बोर्ड से अप्रूव करवाना है। गाइडलाइंस के अंदर बैंक्स ने कुछ काफी एस्पेक्ट्स को कवर करना है, लाइक सिक्योरिटी कितनी होगी, मार्जिन कितना होगा, जो ड्वेलिंग यूनिट्स होगी उनकी एज कितनी होगी, रीपेमेंट शेड्यूल किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा, एक्सेट्रा। वो क्या करना है, बैंक्स ने अपनी गाइडलाइंस रिगार्डिंग हाउसिंग फाइनेंस पॉलिसी आपने क्या करनी है, बनानी है। ठीक है, उसके अलावा आरबीआई ने जो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस निकाली है उसको भी आपने इंश्योर कराना है, और बैंक्स ने इंश्योर कराना है कि जो भी ये लोन प्रोवाइड किया जा रहा है वो प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग के लिए ही दिया जा रहा हो, स्पेकुलेशन पर्पस के लिए ना दिया जाओ। स्पेकुलेशन वही कि आपने कम दामों पे घर खरीदा और महंगे दामों पे बेच दिया, उस तरीके के लिए आपको लोन प्रोवाइड नहीं करना है। कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन के लिए आपको क्या करना है, लोन प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कुछ नॉर्म्स प्रेस्क्राइब्ड है। नॉर्म्स प्रेस्क्राइब्ड में सबसे पहले आता है एक्विजिशन ऑफ लैंड। सबसे पहले एक्विजिशन ऑफ लैंड के लिए लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, बट आपने जिस भी बोरोवर को लोन प्रोवाइड कर रहे हो फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड, उससे एक डिक्लेरेशन लेनी है कि जो मैं लैंड खरीद रहा हूँ इसके ऊपर मैं घर बनाने वाला हूँ, चाहे मैं खुद का पैसा लगाऊं या एडिशनल लोन लूं, पर जो मैं लैंड हूँ वो घर बनाने के लिए ही खरीद रहा हूँ। सेकंड, लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड रेडी बिल्ट हाउस, कि जो तो घर बन चुके हैं आप उसके लिए लोन दे रहे हो, या आपने घर आपने शुरू से बनाना उसके लिए लोन दे रहे हो। तो उसके अंदर क्या है, कुछ कैटेगरीज हैं, 6 कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे इंडिविजुअल्स को लोन दे सकते हो या जो परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट के लिए लोन ले रहा है, कि वो ड्वेलिंग यूनिट खरीदना चाहता है या बनाना चाहता है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, लोन ले रहे हो। सेकंड, आप वो पर्सन उस चीज की रिपेयर कराना चाहता है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, लोन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, सेकंड, अगर एक सपोज एक ऐसा बंदा है जो किसी टाउन या विलेज में रहता है, ठीक है, वो एक सेकंड घर बनाना चाहता है, उसके लिए भी क्या किया जा सकता है, लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है, सपोज एक पर्सन था वो विलेज ए में रहता था, ओके, ठीक है, उसको अपने काम के तरीके में या किसी भी और तरीके से क्या करना पड़ा, सिटी बी के अंदर मूव करना पड़ा, तो उसको सिटी बी के अंदर नया घर बनाना है, तो उसके लिए आप लोन दे सकते हो, वो तो नॉर्मल हो गया। बट अगर वो विलेज ए के अंदर अपना जो घर है उसको रेनोवेट करवा के या कंस्ट्रक्ट करवा के उसको रेंट पे देना चाहता है, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, आप उसको लोन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर कोई ऐसा पर्सन है वो किराए पे रह रहा है एंड वो किराए वाला घर ही खरीदना चाहता है, उसके लिए भी क्या करा जा सकता है, उसको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। सेकंड, अगर कोई पर्सन है वो स्लम एरिया में रहता है तो वो अपनी स्लम एरिया को जो अपनी जो स्लम है उसके अंदर अपना घर बनाना चाहता है, उसकी कंडीशन को सुधारना चाहता है, उसके लिए अब लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। और बट उसके लिए क्या है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स आती है, उसके थ्रू लोन को क्या करना है, गारंटी करवा लेना है, क्योंकि वो पर्सन स्लम में रह रहा है तो देर आर चांसेस कि उसकी इनकम क्या हो, कम हो, तो आपको ये इंश्योर कराना है कि आपके पास बेसिकली लोन वापस आ जाए। सो इन 6 कैटेगरीज के लिए अंदर क्या है कि आप कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग रेडी बिल्ट हाउसेस के लिए लोन प्रोवाइड कर सकते हो। एक्विजिशन ऑफ लैंड के लिए लोन सिर्फ तभी प्रोवाइड किया जाएगा कि अगर वो बंदा डिक्लेरेशन दे कि जो मैं ये लैंड ले रहा हूँ स्पेकुलेशन के लिए नहीं ले रहा हूँ, इसके ऊपर मैं अपना घर बनाने वाला हूँ। सेकंड, इसकी कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स हम देख लेते हैं। अदर रिक्वायरमेंट सबसे पहले आता है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन मतलब किसी ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन करना जो किसी अथॉरिटी के द्वारा ऑथराइज नहीं की गई है, तो इस ऐसी जगहों के लिए लोन देना परमिसेबल नहीं है। तो उसके लिए बैंक्स को क्या एडवाइस किया जाता है कि जैसे घर होता है, घर का नक्शा होता है, नक्शा क्या है कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है लाइक म्युनिसिपल कमेटीज होती है उसको पास करती है, नक्शे को यूज बोलते हैं सैंक्शन प्लान। सैंक्शन प्लान क्या होता है, कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव करवाया जाता है। तो बैंक्स को लोन डिसबर्स करने से पहले उनसे क्या करना है, सैंक्शन प्लान की कॉपी लेनी है जो कि अप्रूव की गई हो। तो बेसिकली जो आपने नक्शा पास करवाया उसके आपने क्या लेनी है, कॉपी उनसे लेनी है। सेकंड, जो बोरोवर है उसको एक एफिडेविट या अंडरटेकिंग या डिक्लेरेशन प्रोवाइड करनी है कि जो सैंक्शन प्लान है वो ये था, ये मैंने उनसे अप्रूव करवा लिया। एंड जब उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उनसे आपने क्या करना है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी डिमांड करना है। तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए आपने क्या करना है, सैंक्शन प्लान जो कि अप्रूव किया उसकी कॉपी लेनी है, बोरोवर्स को ये चीजें प्रोवाइड करानी है। जब उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, तो ये तो हुआ जब पर्सन घर बना रहा है।
उस टाइम आप अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चेक कर रहे हो। सपोज एक पर्सन है, वो घर खरीदना चाहता है, घर बना हुआ है, घर खरीदना चाहता है, तो ये भी हो सकता है ना जिस पिछले बंदे ने घर बनाया वो अनऑथराइज प्रॉपर्टी पे बनाया हो। तो उस चीज को रोकने के लिए बैंक्स क्या कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो सैंक्शन प्लान था वो इंश्योर कराएं कि वो सैंक्शन प्लान उनसे ले, उनसे अंडरटेकिंग ले कि आप ये जो डेक्लेरेशन लेके जो ये सैंक्शन प्लान था ये अप्रूव करवाया गया, या उनसे आप क्या लो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आप उनसे ले सकते हो। या अगर आपको ना सैंक्शन प्लान मिल रहा है ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहा, तो आप क्या कर सकते हो, किसी आर्किटेक्ट से अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन कर सकते हो, ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि जो वो प्रॉपर्टी है वो अनऑथराइज नहीं है। ठीक है, ऐसे लोन जो अनऑथराइज नहीं है, जो अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर बने हैं, उन घरों के लिए अगर लोन लिया जाता है तो लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अनलेस वो जो कॉलोनी है वो रेगुलराइज हो जाए या डेवलपमेंट रेगुलराइज कर दी गई हो या उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस पे कर दिए गए हो। तो जब तक वो चीजें नहीं की जाती तो वो कॉलोनी क्या रहती है, अनऑथराइज रहती है। उसके लिए आपको क्या करना है, लोन्स प्रोवाइड नहीं करने हैं। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा लोन प्रोवाइड ले रहे हो किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए जिसका आप एंड यूज क्या करने वाले हो, कमर्शियल यूज करने वाले हो, उसके लिए भी आपने क्या करना है, लोन्स प्रोवाइड बैंक ने नहीं करने हैं। तो एडिशनल गाइडलाइंस में क्या क्या आता है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन रोकनी है, उसके लिए उनसे सैंक्शन प्लान के सर्टिफिकेट लो। अगर वो घर ऑलरेडी बन चुका है तो आप ये इंश्योर कराओ कि वो अनऑथराइज प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं बना है। एंड अगर आप अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर किसी घर के लिए लोन ले रहे हो तो वो लोन आपको नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज सप्लीमेंट्री फाइनेंस। सप्लीमेंट्री फाइनेंस मतलब जो आपने ओरिजिनल फाइनेंस ले रखा था उसका सप्लीमेंट प्रोवाइड करना, उसको एडिशनल लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो एडिशनल प्रोवाइड जो एडिशनल अगर फाइनेंस किसी को चाहिए, वो बंदा बैंक के पास रिक्वेस्ट करता है तो उसको एडिशनल फाइनेंस दिया जा सकता है। बट जो बैंक ने सीलिंग लगाई थी, लाइक हम एक एलटीवी रेशो पढ़ने वाले हैं कि आप इस वैल्यू के अगेंस्ट इतने का लोन दे सकते हो। लाइक सपोज उसका जो अप्रूव्ड लोन था 10 लाख अप्रूव हुआ था, बट पर्सन ने सिर्फ 8 लाख ही लिया। ठीक है, तो एडिशनल उसको दो लोन है वो 2 लाख तक का दिया जा सकता है, लिमिट्स के अंदर रहते रहते उसको क्या किया जा सकता है, लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, सपोज एक अगर ऐसा केस आता है कि बंदे ने हमसे लोन लिया था एंड उसने एक्स्ट्रा फाइनेंस किसी और से भी ले रखा है, प्राइवेट सोर्सेज से या किसी से भी ले रखा है, उसको फिर एडिशनल एडवांस चाहिए। तो जब हम एडिशनल एडवांस ले रहे हैं उसको उस केस में भी एडिशनल एडवांस प्रोवाइड किया जा सकता है। बट हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी प्रॉपर्टी कोलेटरल की तरह रखी गई है, जिस भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दिया गया है, उसके अंदर हम क्या करें, अपना सेकंड मॉर्गेज चार्ज रजिस्टर करवाएं कि इन केस लोन नहीं आता है तो उसको जब बेची जाएगी तो उसका पैसा हमें भी मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जो बैंक्स हैं वो कुछ अंडरटेकिंग्स कुछ बॉडीज होती हैं जिनका बेसिकली काम क्या होता है, रिपेयर्स ऑफ हाउसेस करवाना है, उनको भी क्या कर सकते हो, आप लोन प्रोवाइड कर सकते हो। उसके अलावा आप ऐसे लोग जिनकी जो बिल्डिंग हाउस फ्लैट ओन करते हो उसके आप रिपेयर करवाना चाहते हो, उसमें एडिशंस करवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी क्या किया जा सकता है, लोन आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। सो जो ये बात हुई है बेसिकली डायरेक्ट फाइनेंस की, जब आप उसी पर्सन को लोन दे रहे हो जिसको अपना घर बनाना है उस, ठीक है, उसको एडिशनल फाइनेंस किस तरीके से देना हमने वो भी देखा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग। इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग में क्या है कि आपने उस पर्सन को लोन नहीं दिया जिसको लोन चाहिए, बट आप किसी और अथॉरिटी को लोन दे रहे हो, किसी बिल्डर को लोन दे रहे हो, वो चीजें हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है फाइनेंसिंग फॉर लैंड एक्विजिशन। जब हम किसी बोरोवर को डायरेक्ट फाइनेंस कर रहे हैं अंडर लैंड एक्विजिशन, उसके अंदर हमने ये चीज देखी थी कि उनको एक्विजिशन ऑफ लैंड के लिए लोन दिया जा सकता है, बट उसका डिक्लेरेशन क्या लेनी है कि आप उस जगह पे क्या बनाने वाले हो, लोन बनाने वाले हो। सेकंड, अब हम चेक रहे हैं इंडायरेक्ट फाइनेंस। इंडायरेक्ट फाइनेंस में आप क्या कर सकते हो, या तो पब्लिक एजेंसीज जिनका बेसिकली जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है उनका काम होता है घर बनाना, या प्राइवेट बिल्डर्स। तो ये क्या, प्राइवेट बिल्डर्स क्या करते हैं, जमीन लेते हैं, घर बनाते हैं और उसको बेच देते हैं। तो इन दो केसेस के अंदर जब लैंड एक्विजिशन की बात आएगी, लैंड एक्विजिशन के लिए कोई बंदा लोन लेना है तो अगर तो वो है पब्लिक एजेंसी, तो पब्लिक एजेंसी को तो लोन लैंड एक्विजिशन के लिए लोन दिया जा सकता है, बट प्राइवेट बिल्डर्स को लैंड एक्विजिशन के लिए लोन नहीं दिया जाएगा। तो प्राइवेट बिल्डर्स को तो बिल्कुल मना है, लैंड एक्विजिशन के लिए लोन मिलेगा नहीं। बात आती है पब्लिक सेक्टर, पब्लिक एजेंसीज के लिए। पब्लिक एजेंसीज को लैंड एक्विजिशन के लिए लोन तभी मिलेगा जब वो लैंड के साथ साथ उस जगह की क्या करेंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे, मतलब उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। लाइक उन्होंने जगह ली, सिर्फ जगह के लिए लोन नहीं मिलेगा, बट अगर आप जगह के साथ साथ उसके अंदर वाटर सिस्टम, सीवेज सिस्टम एक्सेट्रा वगैरह भी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, वो भी चीजें डेवलप करना चाहते हो, तो उसके अंदर भी, उसके लिए आपको क्या करा जा सकता है, लैंड एक्विजिशन के लिए लोन लिया जा सकता है। तो उसके लिए जो भी लिमिट सेट होंगी कि कितना लोन दिया जाएगा, तो वो जो लिमिट होंगी उसके अंदर आप एक्विजिशन कॉस्ट प्लस डेवलपमेंट कॉस्ट भी क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, जो आपने एक्विजिशन प्राइस लेनी है लैंड की, वो क्या लेनी है, आपने करंट मार्केट प्राइस लेनी है। बेसिकली जब भी लैंड एज अ कोलेटर रखा जाएगा, एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी रखा जाएगा, तो जो उसकी वैल्यू ली जाएगी वो करंट मार्केट प्राइस की वैल्यू ही ली जाएगी। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, प्राइवेट बिल्डर्स को लैंड एक्विजिशन के लिए लोन बिल्कुल नहीं मिलेगा, पब्लिक एजेंसीज को तब मिलेगा अगर वो लोन लैंड एक्विजिशन के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी करवाएंगे। जो उसकी आपने लिमिट सेट करनी है, उसके लिए जो आपने वैल्यू लेनी है, वो वैल्यू कौन सी लोगे, एक्विजिशन प्राइस प्लस डेवलपमेंट कॉस्ट आप उसकी लेने वाले हो। एक्विजिशन प्राइस जब भी आप लोगे वो कौन सी लोगे, करंट मार्केट प्राइस ही लोगे। सेकंड, कुछ हाउसिंग इंटरमीडिएटरी एजेंसीज होती हैं, उनको जब आपने लोन प्रोवाइड करना है तो आप उनकी जो भी कुछ ट्रैकिंग रिकॉर्ड हो सकते हैं, उनकी डेट इक्विटी रेशियो चेक कर सकते हो, परफॉर्मेंस रेशियो चेक कर सकते हो, उनके बेसिस पे ही क्या करना है, आपको उनको
उनको लोन प्रोवाइड करना है। उसके अलावा जब आप लोन प्रोवाइड करो एजेंसीज को या स्टेट लेवल एजेंसीज को, तो उसके अंदर आप इन्हें क्या इंश्योर कराना है कि जब आप किसी भी स्टेट लेवल एजेंसी या किसी भी पब्लिक एजेंसी को लोन प्रोवाइड कर रहे हो तो उन्हें उनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है और ये भी देखना है वो किस तरीके से क्या है कि अपने जो बेनिफिशियरीज हैं उनसे लोन रिकवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर उनसे रिकवर करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलने वाला है। ठीक है, बोर्ड को ये भी इंश्योर कराना है कि जो भी बेनिफिशियरीज है उनसे लोन की रिकवरी है वो प्रॉपर हो, प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर हो, प्रॉपर इंस्टॉलमेंट्स के अंदर वो पे हो। ठीक है, इंटरमीडिएट एजेंसीज में क्यों आती है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी आ सकती हैं, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह ये भी आ सकते हैं। उनके आपने क्या करना है, पिछले रिकॉर्ड देखने हैं, उस बेसिस पे आपने लोन देना है। जब आप उनको लोन दे रहे हो किसी स्टेट लेवल हाउसिंग बोर्ड या कोई भी पब्लिक एजेंसी को, तो आपने उनका पास्ट रिकॉर्ड भी, पास्ट परफॉर्मेंस भी चेक करनी है और ये भी आपने चेक करना है कि किस तरीके से बेनिफिशियरी से वो पैसा अपना रिकवर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्म लोन टू प्राइवेट बिल्डर्स। प्राइवेट बिल्डर्स के केस में सबसे पहली चीज तो उनको लैंड एक्विजिशन के लिए लोन नहीं मिलेगा, चाहे उनका प्रोजेक्ट अप्रूव हो, जो मर्जी हो, लैंड एक्विजिशन के लिए लोन देने के लिए प्रोहिबिटेड है। ठीक है, प्राइवेट बिल्डर्स बेसिकली कौन होता है कि जो लैंड ली, जिसने घर बनाया, उस पर बिल्डिंग बनाई और वो बेच दी, उनको लोन दिया जा सकता है। बट उनके आपने क्या करना है, उनका बैकग्राउंड चेक करना है कि उसने पिछले अगर लोन दिया है कोई डिफॉल्ट तो नहीं करा, etc। आपने चीजें वो चेक करनी है। ठीक है, आपने जो भी लोन प्रोवाइड करना है वो कमर्शियल टर्म्स के ऊपर प्रोवाइड करना है। जो भी प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड आपने क्या करना है, लोन प्रोवाइड करना है। आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि आपने लैंड एक्विजिशन के लिए लोन नहीं दिया, लोन आपने कंस्ट्रक्शन के लिए दिया, बट ये जरूर इंश्योर करना है कि जो उसने लोन पास कराया है वो लैंड एक्विजिशन के लिए यूज ना हो रहा हो, लैंड स्पेकुलेशन के लिए भी यूज ना हो रहा हो। कि आपने लैंड सस्ते दामों पे खरीद लिया, हमने बोला कि खरीद बनाएंगे बट बनाया नहीं, उसको ऐसे भेज दो, उस चीज के लिए वो भी चीज क्या है, अलाउड नहीं है। उसके अलावा जो भी प्राइजेस चार्ज किए जा रहा है बेनिफिशियरीज से, उनके अंदर स्पेक्युलेटिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी, मतलब जैसे घर बनाया उसने, सपोज 100 फ्लैट्स बनाए तो 100 लोग खरीदेंगे तो 100 क्या हुए, उसके बेनिफिशियरी हुए। तो बेनिफिशियरीज को जो भी प्राइस डॉक्यूमेंट दिया गया था, जो भी कंस्ट्रक्शन कोड दी गई थी, उसके अंदर रीजनेबल प्रॉफिट ऐड करके ही उनसे क्या किया हुआ, प्राइस चार्ज किया हो, स्पेक्युलेटिव एलिमेंट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कुछ गाइडलाइन इशू करी गई हैं विद रिगार्ड्स टू द कमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपोजर। आपने ये भी इंश्योर कराना है कि वो गाइडलाइंस क्या हो, प्रॉपरली फॉलो हो। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी लोन लेती है क्योंकि वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑफिस बनाना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको लोन प्रोवाइड नहीं करना है। उसके बाद पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जो कॉर्पोरेट बॉडीज नहीं है, मतलब जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, उनको भी आपने फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करना है। चाहे वो उनका कोई प्रोजेक्ट हो, किसी भी रिलेटेड हो, आपने वो प्रोवाइड नहीं करना है। आपने जरूर ये इंश्योर कराना है कि जो वो प्रोजेक्ट है वो कमर्शियल लाइन के ऊपर बेसिस होना चाहिए। मतलब बैंक्स, जब बैंक्स लोन दे रहे हैं उनने ये चीज मतलब नहीं होना चाहिए कि जब बजट आएगा तब पैसा आएगा। उनको अपना पैसा टाइम टू टाइम बेसिस पे आना चाहिए, जो नॉर्मल कमर्शियल लाइन में अलाउड होता है कि हर महीने, जैसे लाइक ईएमआई फिक्स्ड है तो हर महीने आपको लोन रीपे करना है। तो आप किसी गवर्नमेंट बॉडीज को भी पे कर रहे हो तो आपको यही इंश्योर कराना है कि जो प्रोजेक्ट है या जो भी पैसा है वो कमर्शियल लाइन पे हो, हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट है। ये ना हो कि जब बजट आएगा तब पैसा आएगा, ये चीज अलाउड नहीं है। इस तरीके से आपको लोन प्रोवाइड नहीं करने हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी लोन लेना चाहती है ताकि वो घर बना सके अपने इंप्लॉइज के लिए, उस केस में भी आपको लोन नहीं प्रोवाइड करने हैं। रीजन बीइंग क्योंकि उसमें भी बेसिकली क्या होता है कि जब बजट आएगा तब पैसा मिलेगा, तो वो चीज अलाउड है ही नहीं। उस तरह के लोन आपने प्रोवाइड करनी ही नहीं है। सो दिस वाज रिगार्डिंग कि आप किस किस को लोन प्रोवाइड नहीं करोगे। गवर्नमेंट ऑफिस बनाने के लिए लोन नहीं देना है, ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज जो कंपनीज नहीं है उनको लोन नहीं देना है। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बजट का एलिमेंट आता है कि जब बजट आएगा तब पैसा मिलेगा, उस प्रकार का लोन नहीं देना है। अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी अपने एम्प्लॉयज के रहने के लिए घर बनवाना चाहती है तो उसके लिए भी आपको लोन प्रोवाइड नहीं करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज क्वांटम ऑफ लोन, कि लोन कितना प्रोवाइड किया जाएगा। लोन कितना प्रोवाइड किया जाएगा वो एलटीवी रेशियो के ऊपर बेस्ड होता है, लोन टू वैल्यू रेशियो। मतलब एक जगह लोन रखा जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू रखी जाती है और उसके ऊपर कुछ परसेंटेज लगाई जाती है कि इस परसेंटेज से ज्यादा आप उसको हम लोन नहीं देने वाले। तो उसके अंदर जो लिमिट आती है दैट इज विद रिगार्ड्स टू इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स। इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स के अंदर अगर कोई लोन है 20 लाख का तो उसके ऊपर कितनी लिमिट है, 90%। 20 से 70 लाख वालों के लिए 80%, 75 लाख के लिए 75%। इस लाइक अगर सपोज एक पर्सन है वो 20 लाख का लोन लेने आ रहा है और वो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन है, तो मतलब 20 लाख इंटू 19%, उसको 18 लाख का मैक्सिमम लोन दिया जाएगा। एंड वही अगर सपोज कोई पर्सन है वो 50 लाख का लोन लेने आता है तो उसके ऊपर एलटीवी रेशियो कितनी है, 80%। तो 50 लाख इंटू 80% मतलब उसको मैक्सिमम कितना लोन दिया जाएगा, 40 लाख तक का ही लोन दिया जाएगा। तो एलटीवी रेशियो इस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, इसके अंदर जब आप निकाल रहे हो प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू, तो प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू के अंदर आपने स्टैम्प ड्यूटी को इंक्लूड नहीं करना है। स्टैम्प ड्यूटी के अलावा अगर कोई और भी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वो है आपने उसको इंक्लूड नहीं करना है। ये चीज हमने कब देखनी है, जब सपोज कोई लोन है वो 10 लाख से नीचे का है तो उसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड नहीं करनी है। अगर कोई लोन 10 लाख से ज्यादा का है तो उसके अंदर आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस इंक्लूड कर सकते हो। तो एलटीवी रेशियो सिंपल कितनी आपका
वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट आपको कितने परसेंट का लोन दिया जाएगा। जब अपनी एलटीवी वैल्यू के अगेंस्ट अपना लोन वैल्यू निकाल रहे हो, अगर वो लोन 10 लाख से कम का है तो उसके अंदर आपने डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस को एक्सक्लूड नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है। 10 लाख से ऊपर है तो आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज फाइनेंसिंग ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, कि हाउसिंग फाइनेंस देने के लिए सपोज बैंक के पास पैसा नहीं है तो बैंक्स क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को इशू किया जा सकता है जिनकी मिनिमम मैच्योरिटी कितनी होनी चाहिए, 7 साल होनी चाहिए। तो बैंक्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं जो 7 साल के अंदर मैच्योर होंगे, कि 7 साल के अंदर उसका पैसा पे बैक किया जाएगा। तो सपोज बैंक को 100 करोड़ का लोन चाहिए तो उन्होंने क्या करा, 100 करोड़ की फाइनेंसिंग चाहिए ताकि हाउसिंग फाइनेंस को इनेबल किया जा सके। तो बैंक्स क्या करेंगे, 100 करोड़ के बॉन्ड्स इशू कर देंगे जिनकी मेच्योरिटी 7 साल होगी, कि 7 साल बाद बैंक्स ने पैसा पे करना है, और जो पैसा इनसे आएगा 100 करोड़ उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हाउसिंग फाइनेंस के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है, कुछ कंडीशन या गाइडलाइंस दी गई हैं, उसको आपने क्या करना है, फॉलो करना है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस खत्म होता है। इसको हम समअप कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मिनिमम 40% लोन अपनी एनबीसी का किसको देना है, प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर हमने क्या क्या देखा है, एमएसएमईज देखा, उनके अंदर उनको कितनी मिनिमम लैंडिंग देनी है और किस तरीके से प्रोवाइड करने हमने वो देखा, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर पहले बहुत कम चीजें आती थी, बट विद टाइम हमने उसको स्कोप क्या कर दिया, वाइडन कर दिया, काफी नई एक्टिविटीज को प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर हमने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। हाउसिंग फाइनेंस प्रायोरिटी सेक्टर से बिल्कुल बाहर रखा जाता, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, बट उसको भी एनकरेज करने के लिए प्रॉपर क्या करी हमने, डायरेक्शंस दी, और अपने जो रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए क्या गया, प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव गाइडलाइंस, प्रिवेंटिव रेगुलेशंस हमने क्या करी, इशू कर दी है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द चैप्टर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।